हेलो साथियों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज लुसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेज़। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में भर-भर के आता है। तो बिहेवियर ऑफ गैसेज़ अर्थात गैसों का आचरण। गैस का क्या आचरण रहता है वो हम लोग देखेंगे। पहला है बॉयल्स लॉ। पहला है बॉयल्स लॉ अर्थात बॉयल का नियम। At constant temperatures, the volume of a definite mass of a gas is inversely proportional to pressure। कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है, आयतन अर्थात वॉल्यूम जो होता है, उसके दाब का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मतलब वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लॉ के अनुसार। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसके बदले में एक कांस्टेंट आ जाएगा, अर्थात यहाँ से P भी बराबर कांस्टेंट हम लोग लिख देंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। तो इसको याद रखेंगे कि बॉयल्स का नियम में क्या है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर गैस के जो नियत मात्रा का आयतन जो है अर्थात वॉल्यूम जो है वो उसके दाब का प्रेशर का व्यक्तुमानुपाती होता है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरा है चार्ल्स चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of a definite mass of a gas is directly proportional to absolute temperature। अर्थात कोई भी स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन जो होता है उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ ए डिफिनिट मास ऑफ ए गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब परम ताप। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा V बराबर KT। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई टी इक्वल टू K। या V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 ऐसे लिख सकते हैं। तो चार्ल्स लॉ में क्या याद रखना है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बॉयल्स में क्या था, वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यही ध्यान में रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला है गे लुशैक लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन। कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसमें क्या है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस के गिवन मास का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में रहना चाहिए। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसको कैसे लिख सकते हैं, P बाई टी इक्वल टू के, अर्थात P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका गे लुशैक लॉ। अब अगला है एवोगैड्रो गैस लॉ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बॉयल्स में क्या था, बॉयल्स में स्थिर ताप पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर गैस जो था, गैस का जो वॉल्यूम था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। चार्ल्स लॉ में क्या था, स्थिर दाब पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। और गे लुशैक लॉ में क्या है,
प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। तीनों याद रखेंगे। अगला है आपका एवोगैड्रो गैस लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होता है वो समान होती है। अर्थात एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको क्या क्या लिखेंगे? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगला है आइडियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? तो ऑप्शन दे देगा चार, तो ये याद रखेंगे आप। क्या है? तो पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी इक्वल टू एन आर टी को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। गैस अगला है अ, जिसमें पी क्या है? पी प्रेशर है, एन जो है नंबर ऑफ मोल है। पी वी इक्वल टू एन आर टी में पी क्या है? पी जो है आपका प्रेशर है, एन जो है नंबर ऑफ मोल है, आर है गैस कांस्टेंट। आर जो है गैस कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम है, टी जो है टेम्परेचर है। केल्विन में हमेशा टेम्परेचर को लेना है। अब आगे है एस टी पी एंड एन टी टी पी। एन टी पी, एस टी पी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एन टी पी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट एस टी पी फॉर वन मोल गैस, एस टी पी पर एक मोल गैस के लिए वी जो होता है, वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है। प्रेशर जो होता है 1 एटीएम या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, या 760 ऑफ एच जी कह सकते हैं। टेम्परेचर 273 केल्विन लेते हैं। अब अगला है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसों का विसरण अर्थात डिफ्यूजन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेंसिटी relationship and without the effect of external agency is called diffusion of gases। मतलब जो भी डेंसिटी में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। समझ गए? In a gas, the molecules are far separated and the empty space among the molecules are very large। मतलब गैस में मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ही सेपरेटेड रहता है, दूरी पर रहता है। एंड द एम्प्टी स्पेस, और उनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर अतः मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस कैन मूव इनटू एम्प्टी स्पेसेस। किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो उस एम्प्टी स्पेस में मूव करता है। दिस लीड्स टू डिफ्यूजन। इसके कारण क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। अब अगला है एक नियम, ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। कह रहा है कि कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का जो डिफ्यूजन होता है, गैस गैसों के डिफ्यूजन की अपेक्षिक गतिया जो होता है, मतलब रिलेटिव जो मोशन होता है, उनके घनत्व अर्थात जो भी एटॉमिक वेट है उसके वर्गमूल के उसके वर्गमूल के मतलब उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है ना? मतलब
रेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डी। ठीक है, डेंसिटी का एक लाइन में यही ध्यान रखना है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है? रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा आपका, R1/R2 इक्वल टू रूट अंदर D2/D1। ठीक है ना, ये बराबर होता है रूट अंदर M2/M1। ये ध्यान में रखेंगे एक फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अगला जो नियम है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या है कि इफ टू और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर इंक्लूड इन ए वेसल, the total pressure of gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure that each gases which exert pressure when included separately in the same vessel at constant temperature। मतलब वही है कि अगर दो या दो से अधिक गैसेस को जो एक दूसरे से रिएक्शन ना करें, उसके एक इंक्लोज्ड वेसल में रख दिया जाए, तो तब क्या होगा? तब टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, उस गैसियस मिक्सचर के जो टोटल प्रेशर होगा इज इक्वल, वो बराबर होगा टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डेट ईच गैसेस, हर एक गैसेस का पार्शियल प्रेशर के इंडिविजुअल सम के बराबर हो जाएगा। यही याद रखेंगे। पी जो है वो बराबर होगा P1 P2 P3। P1 P2 P3 क्या है? प्रेशर ऑफ 3 नॉन रिएक्टिव गैसेस व्हेन इंक्लूड सेपरेटली। मान लीजिए 3 अलग अलग नॉन रिएक्टिव गैसेज है, उनका जो प्रेशर है वो P1 है, P2 है और P3 है। उस मिक्सचर का जो आपका टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा? P इक्वल टू P1, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस। इस तरह से होगा आपका ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समाप्त हुआ। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ। गैसों का आचरण मतलब बिहेवियर ऑफ गैसेस टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।